नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हमारी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स की एक श्रृंखला चली हुई है, सीरीज चली हुई है, जिनको केमिस्ट्री कंसेप्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो पीछे मैंने 7-8 वीडियोस बनाई हैं, आप उनको विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पीरियोडिक टेबल से कराने जा रहा हूँ। आप सभी को पता होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारे कई सारे वैज्ञानिकों की देन है, जिसके अंदर नाम आता है आपका डोबर्नियर के त्रिक ट्रायड का, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, उसके बाद हेनरी मोजले की जो हम आज एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसका। उनके बाद तमाम इम्पोर्टेंट जो बातें, प्रॉपर्टीज़, मैं उनको लेकर आपके सामने आया हूँ। तो उन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पेपर है उसके अंदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो मैं वो 4 या 5 कंसेप्ट आपसे शेयर करूंगा दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहेगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो गुण होंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों मेरा कि आपने ये क्वेश्चन अभी तक HSSC प्लेटफॉर्म पे नहीं करे होंगे। पीरियोडिक टेबल तो कोई भी करा सकता है, कोई भी करा देता है। देखो दोस्तों, क्योंकि जो HSSC है उसका जो पैटर्न है उसमें चेंज बहुत हो रहा है, ठीक है। अब मैं पीरियोडिक टेबल भी आपको कराऊं तो वो भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, ये कोई नहीं कराता है, तो इनको बड़े ध्यान से आपने सुनना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ की। तो उस प्रॉपर्टीज़ में जो हमारा सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों, वो आता है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एटॉमिक रेडियस, ठीक है दोस्तों, एटॉमिक रेडियस। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको सारी की सारी सुननी है मेरी ये बातें, ठीक है। एटॉमिक रेडियस दोस्तों होता है क्या? देखो, आपको पता है कि ये एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के बाहर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो बाहर के जो शेल होते हैं, बाहर के जो ऑर्बिट होते हैं उनके अंदर वो विराजमान होते हैं, उनके अंदर वो चक्कर काटते हैं। तो दोस्तों, जो एटॉमिक त्रिज्या है, परमाणु रेडियस है, वो कहती है कि न्यूक्लियस से लेकर के और बाहर के इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन तक की, यानी कि आउटर मोस्ट बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की जो ये दूरी है दोस्तों, ये कहलाती है आपकी एटॉमिक रेडियस। क्या कहलाती है दोस्तों? ये आपकी एटॉमिक रेडियस, ठीक है जी। क्या कहलाती है दोस्तों? एटॉमिक रेडियस, ठीक है जी। अगर मैं वैसे बात करूँ नॉर्मल, तो साइज़ जो होता है, साइज़ ऑफ जो एक एटम का साइज़ हमें बता रखा है, परमाणु का जो साइज़ है हम मानते हैं दोस्तों 1 एंगस्ट्रोम। कितना दोस्तों? 1 एंगस्ट्रोम। 1 एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। क्या होता है दोस्तों? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। याद रखना है, एक एटम का, परमाणु का जो साइज होता है दोस्तों, वो कितना होता है? 1 एंगस्ट्रोम, ठीक है जी। और जो न्यूक्लियस का साइज होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस पेपर में भी आ सकता है दोस्तों। न्यूक्लियस का जो साइज होता है, केंद्रक का यानी कि नाभिक का जो साइज होता है दोस्तों, वो होता है 1 पिकोमीटर। कितना होता है? 1 पिकोमीटर नहीं, 1 फर्मी, यानी कि 10 की पावर माइनस 15 मीटर। कितना होता है दोस्तों? 10 की पावर माइनस 15 मीटर। याद रखना आपने, एक छोटी सी बात ये मैंने बताई है, ये बात आपको याद जरूर रखनी है। क्या चीज़ बताई मैंने? कि सबसे पहले जो एटॉमिक रेडियस है वो किसको बोलते हैं दोस्तों? पेपर में आ सकता है कि नाभिक से जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की जो दूरी है बाहरी इलेक्ट्रॉन की, किसकी? बाहरी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, बाहरी इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है दोस्तों, उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और एटॉमिक रेडियस जो है, यानी एटम का जो साइज़ है, हम कितना मानते हैं? 1 एंगस्ट्रोम मानते हैं। कितना मानते हैं दोस्तों?
एक एंगस्ट्रोम मानते हैं, यानी कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर। याद रखना, एक एंगस्ट्रोम में कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और एक न्यूक्लियस का यानी कि नाभिक का जो हम साइज मानते हैं दोस्तों, वो मानते हैं 10 की पावर माइनस 15 मीटर। क्या मानते हैं दोस्तों, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। जो हेजनबर्ग प्रिंसिपल होता है, हेजनबर्ग प्रिंसिपल, उसने प्रूफ कर दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। किसके अंदर नहीं रहता, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ चक्कर काटेगा इलेक्ट्रॉन, हमेशा बाहर चक्कर काटेगा। किसने बताया था ये, हेजनबर्ग। हेजनबर्ग जो प्रिंसिपल है, हेजनबर्ग का जो सिद्धांत है, हेजनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की दिशा से संबंधित है दोस्तों, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं बल्कि बाहर चक्कर काटता है। ये बात समझ में आ गई। तो रेडियस मैंने बताई कौन सी, परमाणु त्रिज्या, रेडियस। अब ये रेडियस कितने प्रकार की होती है, इस पे क्वेश्चन कई बार बन जाता है, भाई कितने प्रकार की रेडियस है, उनमें बड़ी, छोटी और बड़ी सबसे कौन सी होती है। ठीक है जी, चलिए इस बात को आगे देखते हैं। जो ये आपकी एटॉमिक रेडियस है ना दोस्तों, एटॉमिक रेडियस, ये 3 प्रकार की मानी जाती है। कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले दोस्तों ये होती है कोवेलेंट रेडियस। कौन सी होती है, कोवेलेंट रेडियस। कौन सी होती है दोस्तों, सहसंयोजी त्रिज्या। कौन सी होती है, सहसंयोजी त्रिज्या होती है दोस्तों। ठीक है जी, उसके बाद दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं वंडरवाल रेडियस। कौन सी दोस्तों, वंडरवाल त्रिज्या। और जो तीसरी होती है दोस्तों उसको बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। ठीक है जी, कौन सी होती है, तीसरी मेटेलिक रेडियस, दूसरी वंडरवाल रेडियस और पहली कोवेलेंट रेडियस। तो दोस्तों इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या होती है दोस्तों, इसको समझने की बात है। जैसे H2 का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो इनके अंदर जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जैसे मैं समझा देता हूँ आपको एग्जांपल से, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपस में जब मिलेगा तो दोस्तों मिलने के बाद इनके बीच के अंदर जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी होगी ना, इस दूरी का आधा, इस दूरी का क्या हो जाएगा, हाफ इस दूरी का, हाफ इन दोनों के न्यूक्लियस की, इन दोनों के नाभिक की दूरी का हाफ। ठीक है जी, ये कोवेलेंट रेडियस होती है। वंडरवाल रेडियस क्या होती है, वंडरवाल रेडियस ये कहते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तो इनके बीच के अंदर जो दूरी होगी उसका आधा, यानी आधा इस दूरी का। जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ये दो अलग अलग एटम है, यानी कि दो अलग अलग एटम है पर एक ही मॉलिक्यूल के, यानी हाइड्रोजन के, ये दोनों हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। ठीक है जी, तो इनके बीच की जो दूरी है उसका आधा क्या कहलाएगी, सहसंयोजी यानी कि कोवेलेंट रेडियस। वंडरवाल रेडियस जो होती है अक्सर ये गैस के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर देखने को मिलती है, गैस के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर देखने को मिलती है दोस्तों, गैस के अंदर देखने को मिलती है। ये क्या कहता है, जब दो गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस अगर उसका आधा हम कर देंगे तो उसको कौन सी रेडियस बोलते हैं दोस्तों, वंडरवाल रेडियस बोलते हैं। ठीक है जी, तीसरी है धात्विक त्रिज्या। कौन सी है, धात्विक त्रिज्या। देखो मेटल जो होती है, मेटल आपको पता है कि एक मेटल जो होती है उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी मिलते हैं। मेटल के अंदर कोई भी पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए ये एक मेटल होती है, इस मेटल के अंदर जैसे मैंने आयरन के ले लिए तो आयरन है, यहाँ आयरन है, यहाँ आयरन है। जैसे आयरन की मेटल ले लिए तो आयरन की मेटल के अंदर आयरन के एटम होंगे ना, तो इन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कौन सी रेडियस होगी, मेटेलिक रेडियस होगी। कौन सी रेडियस होगी, मेटेलिक रेडियस होगी धातु के अंदर। अब इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है भाई इन तीनों का जो क्रम है, क्रम में लगाइए इन तीनों को। किस में लगाइए दोस्तों, इन तीनों को किस में लगाना है, क्रम में लगाना है। क्या लगाना है इन तीनों को किस में लगाना है आपने,
क्रम में लगाना है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, अगर मैं बात करता हूँ इनको क्रम में लगाने की, अगर मैं बात करता हूँ इनको क्रम में लगाने की, तो सबसे ज़्यादा जो है वो गैस, आपको पता है गैस के अंदर होती है ना भाई, गैस के अंदर होती है। ठीक है जी। गैस जो होती है, गैस यानी कि गैस का साइज बड़ा होता है ना, तो सबसे बड़ी जो रेडियस को होती है, जो सबसे बड़ी, वो होती है वंडरवाल की रेडियस। सबसे बड़ी जो त्रिज्या होगी वो कौन सी त्रिज्या होगी? वंडरवाल की। उससे छोटी जो त्रिज्या होगी दोस्तों वो कौन सी होगी? मेटेलिक त्रिज्या। कौन सी होगी? मेटेलिक रेडियस। ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे कौन सी रेडियस होगी दोस्तों? कोवेलेंट रेडियस। कौन सी रेडियस होगी? कोवेलेंट रेडियस। तो ये जो है वो आप याद कर लो दोस्तों, ये है याद करने वाली बात। जो त्रिज्या होती है उनका क्रम क्या क्या है? तो सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है? वंडरवाल त्रिज्या। उससे छोटी कौन सी होती है? मेटेलिक त्रिज्या रेडियस। और सबसे छोटी इनमें कौन सी होती है? कोवेलेंट रेडियस। कौन सी होती है? कोवेलेंट। क्योंकि कोवेलेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों? कोवेलेंट के अंदर आपसी शेयरिंग से, कोवेलेंट में क्या होता है? शेयरिंग की वजह से दो एटम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, तो इस वजह से उसकी रेडियस छोटी होती है। ठीक है जी। वंडरवाल जो होती है, वंडरवाल जैसे गैस के अंदर मैंने बताया मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होने की वजह से इनकी जो दूरी है, देखो दूरी, इसका हमने आधा लेना है, पर ये क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, दूर दूर होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो साइज जो है यानी कि दूरी जो होगी, कौन सी त्रिज्या ज़्यादा होगी? वंडरवाल की। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को? ठीक है जी। अब अगला पॉइंट देखिए, अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर मतलब घुस जाना एक प्रकार से। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर घुस जाना। ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके पास सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, आपके पास सीधा क्वेश्चन आ जाएगा पेनिट्रेशन पावर से, पेनिट्रेशन पावर से, पेनिट्रेटिंग यानी कि किसी चीज़ के अंदर घुस जाना। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस बात को समझना है आपने। होता है क्या है? देखो होता क्या है, अपने पास 4 प्रकार की सबशेल मैंने बताई थी, S, P, D और F। मैंने कौन कौन सी सबशेल आपको बताई थी दोस्तों? याद हो तो आपकी पिछली क्लास में मैंने आपको 4 प्रकार की सबसेल बताई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझो आप। मैंने आपको 4 प्रकार की सबसेल बताई थी, S, P, D और F। इन सबसेल की जो शेप होती है दोस्तों, इसकी जो शेप होती है दोस्तों वो स्फेरिकल शेप होती है। कैसी शेप होती है? स्फेरिकल शेप। ठीक है जी। P की जो शेप होती है दोस्तों वो होती है डम्बल शेप। इसकी कौन सी होती है दोस्तों? स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल। ठीक है, यानी कि गोलाकार शेप। ये इसकी शेप है, यानी कि इनकी शेप है, ये पेपर में आ सकती है दोस्त। HSSC का भरोसा नहीं, कुछ भी दे देते हैं। पी की होती है देखो डम्बल, डम्बल है ना, ये डम्बल शेप है ना, डम्बल। जो आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो डम्बल शेप दिख रही है भाई, डम्बल। डी की होती है दोस्तों डबल डम्बल होती है। कौन सी होती है? डबल डम्बल होती है। इस प्रकार की शेप होती है, डबल डम्बल होती है। या क्लावर लीव्स, क्लोवर लीव्स, लीफ। ठीक है, डबल डम्बल कह दो या कोई फूल है, मतलब इस प्रकार का। ठीक है। और एफ की जो होती है ना वो पता ही नहीं, यानी कि एफ की तो खतरनाक होती है, एफ की शेप होती है बहुत खतरनाक। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, देखो एस जो उसकी छोटी सी शेप है यानी कि स्फेरिकल, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, एस, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना भाई, एस के अंदर छोटी सी शेप है तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी मिल जाते हैं। छोटी सी सबसेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पाना बहुत आसान है। पी के अंदर थोड़ा और मुश्किल है, डी के अंदर और मुश्किल है, और एफ में तो पता ही नहीं। कहने का मतलब ये है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो ये चारों सबसेल है ना, एस सबसे छोटी सबसेल है, पी उससे थोड़ी बड़ी है, डी उससे बड़ी, और एफ सबसे बड़ी है। ठीक है, जगह बहुत बड़ी बड़ी है। अब एस छोटी सी जगह है, तो छोटी सी जगह के अगर अंदर हम किसी बंदे को ढूंढते हैं, इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं, वो जल्दी मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अगर थोड़ी बड़ी जगह होगी तो उसमें
इधर उधर मिलेगा, और ज़्यादा बड़ी होगी तो ढूंढना पड़ेगा, और बिल्कुल जंगल होगा तो जंगल के अंदर क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ मिले। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं आपसे पेपर में सवाल पूछ ले कोई कि भाई 4 सबसेल है S, P, D और F, इनमें से इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक किस में होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पाया जाएगा, तो अब छोटी में पाया जाएगा ना, एस सब शेल में। तो ध्यान से सुनना भी इसी कंसेप्ट को ना, ये कंसेप्ट को समझना आप मेरे ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलने की संभावना, आप कहोगे जी एस सबसे छोटी जगह है तो वहां जल्दी मिलेगा, उसके बाद पी में मिलेगा, उसके बाद डी में मिलेगा, और उसके बाद एफ में मिलेगा। ये बात समझ में आ गई भाई। इलेक्ट्रॉन के सबसे ज़्यादा मिलने की जो संभावना है वो कौन सी सबशेल में होगी भाई, एस सबसे छोटी सबशेल है, उसके बाद पी में होगी, फिर डी में और एफ में पता ही नहीं कहाँ होगी। अब जो पेनिट्रेशन पावर है ना, ये पेनिट्रेशन पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पेपर में डायरेक्ट लिखा जाएगा कि पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर बताइए, इसका क्रम बताइए। तो पेनिट्रेशन पावर ये कहती है, पेनिट्रेशन पावर भाई ये बोलती है कि जिस सब शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएगा तो यानी कि ज़्यादा मिलने की संभावना एस में है, छोटा सा है, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा, बताओ भाई, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि एस की वजह से जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ये ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेशन दिखाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी यही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो दोबारा सुन लो मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने आपको एस, पी, डी और एफ की मैंने आपको शेप बताई है भाई। एस, पी, डी और एफ मैंने आपको ये 4 सबसेल पहले बता चुका हूँ मैं आपको पिछली क्लास में। इसकी शेप स्फेरिकल होती है, पी की होती है डंबल, डी की होती है डबल डंबल या क्लावर लीफ, यानी पत्ते की तरह होती है, एक पत्ता होता है चारों तरफ से ऐसे होता है वो, और एफ की पता ही नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी सी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन ढूंढोगे तो छोटी जगह में जल्दी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ज़्यादा संभावना यहाँ है, इलेक्ट्रॉन छोटी जगह में ज़्यादा संभावना है, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक क्लोज में रहेगा। ठीक है, पी थोड़ा सा और बड़ा दायरा है, वहाँ इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहते हैं, डी में और दूर दूर, और एफ में बहुत ज़्यादा दूर। तो इसी चीज़ को मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की संभावना है सबसे ज़्यादा कहाँ, एस, पी, डी और एफ। अब ये एस के अंदर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, जितना जल्दी मिलेगा, नज़दीक होगा इसमें, तो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा ना, तो न्यूक्लियस के साथ पेनिट्रेशन पावर उसकी ज़्यादा होगी, तो पेनिट्रेशन पावर का जो है वो ये इफेक्ट होता है। ठीक है, एस, पी, डी और एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। एस, पी, डी और एफ ये सबसेल, यानी पेनिट्रेशन पावर का जो ऑर्डर है वो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये बाद में पूछूंगा मैं बात आपसे, ठीक है जी, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगली बात मैं करता हूँ अब आपसे, अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर जो 3 हमारी रहेगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 रहेगी हमारी शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पेपर के अंदर डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं ये कि भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसका फ़र्क हमें बताइए, क्या सिस्टम होता है क्या नहीं होता। आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, सुनना बड़े ध्यान से। इसका मतलब होता है, शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना यानी कि किसी चीज़ को धक्का देना। इसका मतलब होता है एक्चुअल में रिपल्सन, इसका मतलब होता है किससे है, रिपल्सन से। किससे मतलब है इसका, रिपल्सन, रिपल्सन शील्ड करना, शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करना, किसी को धकेलना। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास आपको पता है सब शेल होती हैं भाई, ऑर्बिट होते हैं, सब शेल होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है बिल्कुल बाहर वाला, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। इसको तो बोलते हैं आउटर, बाहरी, और इसको बोलते हैं इनर, आंतरिक।
ये बाहरी कक्ष और ये आंतरिक। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, देखो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो किससे कनेक्ट होना चाहता है? वो कनेक्ट होना चाहता है न्यूक्लियस से। ध्यान से सुनना, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो किससे कनेक्ट होना चाहता है? न्यूक्लियस से कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि है तो वो इस एटम, इस परमाणु का ही। परंतु जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको बाहर धकेलते हैं। क्या करते हैं? बाहर धकेल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो आना चाहता है न्यूक्लियस के पास, परंतु दोस्तों ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये इसको बाहर धक्का दे रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट भी यही कहता है दोस्तों कि आंतरिक कक्ष के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करना, धकेलना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं दोबारा क्या कह रहा हूँ। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट है कि एक्चुअल में आंतरिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके द्वारा जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको धकेलना, उसको रिपल्सन करना ही कौन सा इफेक्ट कहलाता है? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है जी। अब बात यहाँ पे आती है, एक इम्पोर्टेंट सुनने वाली बात है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों इस चीज़ की कि ये जो इफेक्ट है दोस्तों वो एस, पी, डी और एफ में मुझे बताओ ज़्यादा कहाँ होगा? आप खुद बताओ ज़्यादा कहाँ होगा। देखो जो एस अभी मैंने पहले समझाया, एस जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नज़दीक है, मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ही तो रिपल्सन होगा ना, क्योंकि एफ तो बहुत बड़ा दायरा है, वहाँ तो मिलता ही नहीं कुछ भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेंगे तो रिपल्सन नहीं होगा। तो दोस्तों शील्डिंग इफेक्ट का भी ऑर्डर क्या है? एस, पी, डी और एफ। जो डी और एफ है इनकी जो शील्डिंग है वो बहुत पुअर होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है, कम शील्डिंग होती है इनकी। क्या होती है? कम शील्डिंग। क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो ढूंढने से भी नहीं मिलते, क्योंकि वो दूर दूर गुम हो जाते हैं। एस और पी जो है इनकी जो शील्डिंग पावर है वो ज़्यादा है, क्योंकि एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मिल जाते हैं और वो रिपल्सन भी जल्दी कर देंगे। तो ये बात भी नोट करना। मैंने क्या क्या समझाया आपको? शील्डिंग का मतलब होता है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे वो अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन को जल्दी धक्का देने की कोशिश करते हैं। इसी रिपल्सन को अंदर के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करना ही कौन सा इफेक्ट कहलाता है? शील्डिंग। और शील्डिंग इफेक्ट मैंने जो ये सब सेल है एस, पी, डी और एफ, इसमें ऑर्डर जो क्रम बताया, तो उस क्रम यानी कि उस ऑर्डर को आप ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, उस ऑर्डर को आप क्या कर सकते हो? ध्यान में रख सकते हो। यही ऑर्डर शील्डिंग इफेक्ट का है, यही ऑर्डर पेनिट्रेशन पावर का, पेनिट्रेशन इफेक्ट का। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ तक चलिए। अब आपको मैं ना एक इम्पोर्टेंट बात, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर से नए नए क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो गए हैं। नए नए क्वेश्चन क्या उठने स्टार्ट होंगे? देखो दोस्तों, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ आपका यहाँ से। मैं क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ से, मैं उठाऊँगा एक क्वेश्चन यहाँ से। मैं क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, ये आपका क्या है दोस्तों? ये बोरोन है। देखो 13वें और 14वें ग्रुप से मैं क्वेश्चन उठाऊँगा। ये मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़, ये मैं आपको सारी चीज़ समझाने के लिए, सारी चीज़ समझाने के लिए। देखो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर प्रभाव। ध्यान से सुनना दोस्तों, पेपर के अंदर पता है क्यों? देखो बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं ये, मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल से। सिर्फ मेरे इस वीडियो को देख के भी चले जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर यानी कि जोड़ा, एक प्रकार से पेयर, युग्म कह सकते हो आप इसको, युग्म। ठीक है, इसको आप युग्म बोल सकते हो। ठीक है, युग्म प्रभाव, इनर्ट
युग्म प्रभाव। ठीक है जी, देखो इसका हिंदी में मुझे पता नहीं क्या लिखेंगे, पर इसका ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब सुन लो क्या होता है। देखो आपने 13th 14th जो ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, ये आपने पढ़ रखे होंगे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, जैसी सबकी थिंकिंग, जैसे जिसने बोल याद कर रखे हैं वो चीज़ है, जैसे जिसने याद कर रखा है वो अपना देख लेना। ठीक है, ये चीज़ है। ये बोरोन होता है, ये एल्यूमिनियम होता है दोस्तों। ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये बोरोन है भाई, इसका नाम है बोरोन, इसका नाम है दोस्तों थैलियम, थैलियम। ठीक है जी, ये गैलियम है, ये क्या है, गैलियम। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है जी, ये थैलियम है। उसके अलावा मैं क्या 14वें ग्रुप की ओर लिख देता हूँ। पेपर में देखो क्वेश्चन भी आ सकता है, किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कंसेप्ट है। ठीक है, ये है कौन सा गीत सुनेगी पब्लिक, कौन सा गीत सुनेगी पब्लिक। ठीक है, या ये सी का मतलब कार्बन है, एस सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, एस एन टिन होता है, और पी भी होता है आपका लेड, सीसा, ये टिन है। ठीक है दोस्तों, देखो इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है दोस्तों, ये जो 13वें ग्रुप का एलिमेंट है ना, 13वें ग्रुप का एलिमेंट का मतलब है इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। 14वें का मतलब है इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहर तो 3 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इसके बाहर तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये NS2 NP1, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो इस टाइप का लिखा जाता है दोस्तों, NS2 NP1। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 NP2 ये लिखा जाता है। ठीक है जी, इसका जो क्योंकि इसके बाहर 13वें ग्रुप का तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 14वें का 4, 15वें में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, 16वें में 6, 17वें में 7 और 18वें में फुल फील्ड होते हैं तो 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं ये हैं सारे के सारे। ठीक है, मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। ये जो 13वां मैंने ग्रुप बताया था दोस्तों, ये जो 13वां ग्रुप मैंने बताया है आपको, 13वां जो ग्रुप मैंने बताया, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर कितने होते हैं, 5। इसके अंदर कितने होते हैं, 6। तो इस प्रकार से इनके अंदर बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, अब इसको बात को ध्यान से आपने सुन लेना है। अब तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इनके अंदर होता क्या है भाई, इनके अंदर सुन लो ध्यान से। अब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। पर जो थैलियम है ना दोस्तों, वो +1 में ज़्यादा खुश है। +3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे के ज़्यादा खुश है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे के ज़्यादा खुश है। ऐसे ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे के ज़्यादा खुश है, परंतु जो टिन ये लेड है ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दे के खुश है। ये रीज़न क्या है एक्चुअल में, पेपर में आपसे पूछ लेगा कि जो बोरोन है दोस्तों वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसको कहते हैं ऑक्सीकरण यानी उपचयन संख्या। ठीक है भाई, कहता है बोरोन जो है भाई, जो ये ऊपर वाले बंदे हैं ये तो 3 इलेक्ट्रॉन दे के खुश है, नीचे वाला 1 इलेक्ट्रॉन दे के खुश है। ऐसे ही 14वें ग्रुप में ये 4 इलेक्ट्रॉन दे के खुश है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के खुश है। ऐसा हुआ तो हुआ क्या भाई, ये भी तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, क्योंकि इनके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। इसके बाहर कितने होते हैं, 4। तो इसको भी तो कितने इलेक्ट्रॉन देने चाहिए थे, 4। पर ये खुश किस में है, 1 में, ये 3 में। ऐसा क्या हुआ दोस्तों, इसका आंसर आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ये एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन एस वाले हैं ना, एस वाले, इनसे पहले क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े एलिमेंट हैं
तो इनके अंदर डी और एफ सबशेल आती हैं। और अभी मैंने बताया इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, यानी पुअर होता है वो तो क्या करेंगे, पुअर होता है तो इसको वो धक्का नहीं दे पाएंगे, पुअर है तो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं दे पाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये ऐसे कैसे रहते हैं, निकलते नहीं हैं, तो सिर्फ बाहर का एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसलिए थैलियम जो है वो किस में खुश रहता है, +1 में। इसी तरह से जो नीचे तो जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन बीच में भरे हुए हैं ना, इनके पहले भरे हुए हैं, इनकी शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है, यानी कि इनका रिपल्सन बिल्कुल बेकार होता है, पुअर। तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, एस के 2 भरे हुए इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं दे पाते, तो सिर्फ पी के 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसलिए जो टीन होता है, लेड होता है आपका, वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा खुश है, 2 में, और ये नीचे वाले थैलियम किसमें, 3 में। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इनर्ट पेयर का मतलब ये होता है कि डी और एफ जो सबशेल मैंने बताई, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर तक भी नहीं मिलते, तो दूर दूर तक इलेक्ट्रॉन जब नहीं मिलेंगे तो वो रिपल्सन नहीं करेंगे। जब वो रिपल्सन ही नहीं करेंगे तो वो जो एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना दोस्तों, एस के अंदर 2 यानी पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसको छेड़ते नहीं। वो जब इसको छेड़ेंगे नहीं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर ही नहीं निकलवा पाते। तो जो ये नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं 13वें 14वें 15वें ग्रुप के, तो इनके एस से अलावा जो बच गए पी के, वो ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसलिए 13वें ग्रुप का जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट है ना, थैलियम, वो 1 इलेक्ट्रॉन देके खुश है, यानी +1 में। ऐसे 14वें ग्रुप का जो सबसे नीचे वाला वो +2 में ज़्यादा खुश है। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, आ गया समझ में। अगला कंसेप्ट देखिए, अगला कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोस्तों क्या होता है एक्चुअल में, कोई भी एक एटम है गैसियस स्टेट में, कौन सी स्टेट में, गैसियस अवस्था में, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई भी गैसियस अवस्था में एक परमाणु है, गैस का परमाणु है गैसियस अवस्था में, इलेक्ट्रॉन गेन करना, जोड़ना इलेक्ट्रॉन को। तो किसी भी परमाणु की गैसियस अवस्था में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कैसा चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 नेगेटिव, 2 आया तो 2 नेगेटिव। तो यहाँ से जो एनर्जी, जो ऊर्जा रिलीज होती है ना दोस्तों, उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं दोस्तों, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है भाई, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, और फिर नाइट्रोजन की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है दोस्तों, क्लोरीन की। ठीक है, ध्यान रखना, फ्लोरीन की नहीं है, फ्लोरीन की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है फ्लोरीन की, क्या है, फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन तो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। पर मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने एनर्जी की बात करी है कि इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज करता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन की होती है सबसे ज़्यादा। ये ऑर्डर याद रखना, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। यानी कि ये वो बंदे हैं, अगर इनको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलता हो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं जिनकी कोई हद ही नहीं है। तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, क्लोरीन की, उसके बाद फ्लोरीन की। अब आप कहोगे सर फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे राज्य तो इलेक्ट्रॉन लेके, भाई होता है, परंतु फ्लोरीन को अपने घर में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो फ्लोरीन का थोड़ा सा स्मॉल साइज होने की वजह से ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन इतने रख नहीं पाता, इस वजह से जो क्लोरीन है वो इससे आगे निकल जाता है। तो ये एक पॉइंट आप क्रम जो है, ये ऑर्डर याद रखना किसका, ये ऑर्डर किसका दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का।
सबसे ज़्यादा कौन है? क्लोरीन। उससे कम कौन है? फ्लोरीन। उससे कम कौन है? ऑक्सीजन। और उससे कम कौन है दोस्तों? नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। ठीक है जी। फ्लोरीन क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। ठीक है। जो बंदे अब ध्यान से सुनने वाली बात ये है आपकी, ध्यान से सुनने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। F2 जो है ना, फ्लोरीन जो F2, वो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसका, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ये। ठीक है। अपचयक, सबसे खतरनाक अपचयक कौन सा दोस्तों? फ्लोरीन। यानी कि जो दोस्तों फ्लोरीन है वो सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो लिथियम है ना दोस्तों, लिथियम याद रखना, लिथियम, हम वैसे पोटेशियम को बोलते हैं, पर लिथियम जो है ना वो सबसे खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अपचयक, अपचयक। ठीक है जी। क्या है ये? सबसे खतरनाक अपचयक। फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो लिथियम है वो दोस्तों वो क्या है आपका? मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है दोस्तों? वो आपका मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस पॉइंट में कोई दिक्कत भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। फ्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर में सबसे खतरनाक है, और लिथियम क्या है? अपचयक नेचर में सबसे खतरनाक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम करते हैं अगला अपना पॉइंट। अगला पॉइंट जो हमारा है दोस्तों, अगला पॉइंट मेरा जो रहने वाला है आज का, वो है दोस्तों लुईस एसिड करैक्टर। ये देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर में डायरेक्ट लिखा आएगा, आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका कि पूछ क्या लिया, इसलिए अभी बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लो। लुईस एसिड, एक साइंटिस्ट था लुईस, तो उसने अपने अकॉर्डिंग जो अमल है, लुईस अमल, उसकी परिभाषा बताई। उसकी परिभाषा उसने ये बताई कि अगर कोई भी तत्व है, मान लो कोई भी तत्व, एम नाम का कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है जी, कोई भी एलिमेंट है तो उसके अंदर एटम होते हैं, तो उसके आसपास 6 तो होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो उसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन हो। आपको पता है कि आसपास कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मैंने क्या कहा? कोई भी एक एलिमेंट है जिसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हो? अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो, होने कितने चाहिए? 8। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या है इसके अंदर? कमी है। इंपॉर्टेंट बात सुन लो भाई, लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड वो होते हैं जिनके अंदर जो बीच में एलिमेंट होगा, मेटल होगा जो भी, उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। होने कितने चाहिए दोस्तों? 8 होने चाहिए, तो 2 कम रह गए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की उनके पास कमी होती है। अगर ये लुईस बेस होता, अक्षार होता, तो अक्षार होते हैं इलेक्ट्रॉन के धनी। ठीक है। पर मैंने बात क्या कही आपको? मैंने बात कही कि लुईस एसिड करैक्टर की। ठीक है। अब लुईस एसिड करैक्टर जो आपसे पेपर में पूछा जाता है ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बोरोन। देखो बोरोन जो होता है ना, बोरोन, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो आप। मैंने पहले तो आपको ये बता दिया, सबसे पहले मैंने क्या बताया? लुईस एसिड वो होते हैं जिनके अंदर किसके? मेटल के पास, यानी कि जो एटम, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जो लुईस एसिड का जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, वो कहाँ से आता है? बोरोन से। अब जैसे आपको पता है कि जो बोरोन है ना, जो बोरोन है भाई, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। बोरोन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है भाई? 5। 5 का मतलब है 2,3, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बार हैं इसके? इलेक्ट्रॉन कितने बाहर हैं? 3। जो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे 3 इलेक्ट्रॉन से मिलके बॉन्ड बनाएंगे। तो यानी कि जो बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 बॉन्ड और बनाएंगे। तो यानी कि जो बोरोन है उसके आसपास कितने बॉन्ड होते हैं भाई?
3 बॉन्ड होते हैं। बोरोन के आसपास कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। जैसे इस बंदे से बना लिया, इससे और इससे, ये 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो बोरोन है, बोरोन के जो कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? लुईस एसिड करैक्टर के होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होने कितने चाहिए आपको पता है? 8 बनाने होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है 8 स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो जब 6 है तो क्या होगी? कमी होगी ना, तो इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो भाई। अब यहां से जो क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है वो बनता है कि लुईस एसिड, बताइए भाई इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है? एक तो पूछ लिया आपसे, बोरोन ने फ्लोरीन के साथ बनाई, एक बोरोन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाया, एक बोरोन ने ब्रोमीन के साथ और एक बोरोन ने आयोडीन के साथ। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुईस एसिड करैक्टर, लुईस एसिड करैक्टर दोस्तों समझिए। देखो बोरोन ने यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, ठीक है। बोरोन ने, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बोरोन ने हर एक केस के अंदर, तीनों केस में देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबके साथ इस प्रकार से बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है जी। सबके साथ इस प्रकार से बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। ये आयोडीन हो गया, ये आयोडीन, ठीक है। देखो भाई जिस कंसेप्ट से समझाऊंगा ना बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगी बात। मैंने क्या कहा भाई? लुईस एसिड तो ये है ही, क्योंकि इनके आसपास तो बॉन्ड ही 3 बने हुए हैं। 3 बॉन्ड है तो एक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल? 3 बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक बॉन्ड में 2 होते हैं ना, तो 3 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे? 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, कमी, तो लुईस एसिड तो है ही। ये कह रहा है इनमें से भी कौन है, इनमें से भी ऐसा बंदा कौन है जिसके पास कमी परमानेंट रहती इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप एक छोटी सी बात यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों। देखो क्या होता है, बोरोन का साइज कैसा है? छोटा। फ्लोरीन का साइज भी कैसा अपने ग्रुप में? छोटा। यहाँ बोरोन का साइज कैसा है दोस्तों? छोटा। और आयोडीन का साइज कैसा है दोस्तों? बड़ा। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई ये सारे के सारे लुईस एसिड हैं। इनमें भी वो ये कह रहा है कि सबसे बड़ा लुईस एसिड कौन है, ठीक है। तो लुईस एसिड के बारे में मैंने क्या डेफिनेशन बताई कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी बिल्कुल दिखाई देती है, इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी दिखाई देती है, उनको लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब बोरोन और फ्लोरीन दोनों छोटे छोटे हैं, तो ये पर्दे के पीछे आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फ्लोरीन है, आपको पता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपने पास चुपके से रखता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का छोटा साइज है, तो फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, ये फ्लोरीन नीचे नीचे चुपके चुपके किसको दे देता है? बोरोन को दे देता है। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? बैक बॉन्डिंग। पर्दे के पीछे से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करते रहना, किसको? अपने पास बैठे पड़ोसी को। फ्लोरीन छोटा साइज है इसलिए किसी को दिखाई नहीं देता। ये देखो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। ये मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। तो फ्लोरीन जो है वो पर्दे के पीछे छोटा होने की वजह से अपने पड़ोसी को, बोरोन को, इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई देता रहता है। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएंगे तो ये डेफिशिएंसी तो खत्म हो जाएगी। और दूसरे शब्दों में जो आयोडीन है उसका साइज कैसा है? बड़ा है। अब आयोडीन का बड़ा साइज है तो पर्दे के पीछे तो दिख जाएगा साफ साफ, क्योंकि बड़ा साइज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा नहीं पाता, इसलिए यहाँ कमी परमानेंट दिखती रहती है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा लुईस एसिड करैक्टर दिखाएगा। तो ये ऑर्डर आप दोस्तों हमेशा याद रखना, ये आपसे HSSC के पेपर में पूछ सकता है और पूछे जा रहे हैं दोस्तों ये, ठीक है। तो ये मैंने 5-7 आपको कंसेप्ट कराए हैं इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इन कंसेप्ट को आप अच्छे से एक बार देख लेना वीडियो को बार, ठीक है। और डिटेल में जो पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स और बनाऊंगा, उनके अंदर करवाऊंगा। ये मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे थे और ये इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन में लेकर के आया। धन्यवाद, जय हिंद।